छात्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा की हत्या करके गद्दी हत्या ली थी। यह घटना 19 जुलाई 1296 की है। इतिहासकार बर्नी कहता है, मृत सुल्तान के सिर से अभी रक्त टपक रहा था जबकि अलाउद्दीन के सिर पर शाही चंदुआ लहराया। यह घटना है 19 जुलाई 1296 की और वो कड़ा और मानिकपुर में गद्दी पर बैठा। अब छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ मुँह खड़ी थी जिनका समाधान किए बिना वह आसानी से शासन नहीं कर सकता था। तो आज के चैप्टर में या वीडियो में हम अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ जो उनके समक्ष कठिनाइयाँ थी उसका अध्ययन करेंगे और उन कठिनाइयों का उसने किस तरह से निवारण किया ये भी जानेंगे। तो छात्रों, दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने अपने हाथ खून से रंगे, ये अक्षरशः सत्य है। उसने सोचा सिंहासन फूलों की सेज होगा, लेकिन वह कांटों की सैया सिद्ध हुआ। उसे अनेक कठिनाइयों ने घेर लिया। इन कठिनाइयों में प्रथम कठिनाई थी, वह एक अपहरणकर्ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने महान उपकारी चाचा की हत्या का अपराध अपने सिर पर था। उसने उसकी हत्या करके गद्दी हत्या ही थी। ये सभी भले तथा विचारवान लोग उससे घृणा करने लग गए थे। दूसरी कठिनाई थी जलाली अमीर। स्वर्गीय सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के अमीर तथा अनुयायी, जिनको जलाली अमीर कहते हैं, अपने स्वामी के हत्यारे को माफ़ नहीं कर सकते थे। वे उससे बदला लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके नेता जलालुद्दीन खिलजी का हत्यारा गद्दी पर बैठे। जलालुद्दीन के वंशजों का सबसे शक्तिशाली समर्थक अहमद चप अभी जिंदा था, जिसकी गणना दिल्ली सल्तनत के निर्भीकतम योद्धाओं में की जाती है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र भी जिंदा थे। तीसरी समस्या उसके सामने थी, दिल्ली अभी दूर है। छात्रों, जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में 19 जुलाई 1296 में गद्दी पर बैठा था और जब तक वह दिल्ली आकर गद्दी पर नहीं बैठे तब तक हिंदुस्तान पर उसका अधिकार अधूरा था। इसलिए हिंदुस्तान पर अधिकार उसी व्यक्ति का माना जाता था जिसका दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार होता था। इसलिए उसके लिए ज़रूरी था कि वो दिल्ली पर अधिकार करे। जलालुद्दीन खिलजी की विधवा रानी मलिक जहाँ ने अपने द्वितीय पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया था। चौथी समस्या अलाउद्दीन के समक्ष थी, हिंदुस्तान के हिंदू सामंत। हिंदू सामंत भी तुर्की प्रभुत्व का जुआ उतार फेंकने को तैयार थे। वे भी किसी कमज़ोर शासक का इंतज़ार कर रहे थे। पांचवा और सबसे भयंकर कठिनाई थी मंगोल संकट। दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के निरंतर व भयावह हमले हो रहे थे। उनसे निपटना अति आवश्यक था, अन्यथा दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व संकट में पड़ सकता था। छठी समस्या थी पंजाब के खोखर। पंजाब की खोखर जाति के लोग पंजाब में उत्पात मचा रहे थे तथा वहाँ उनकी उपस्थिति दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। ये लोग जब से दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई थी तब से ही दिल्ली सुल्तानों को तंग करते आ रहे थे। सातवीं समस्या अरकली खां। अरकली खां जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था और वह सुल्तान व सिंध का सूबेदार था। अरकली खां ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मुल्तान व सिंध का अपने आप को स्वतंत्र शासक
घोषित कर दिया था और स्वतंत्र शासक की भांति ही शासन कर रहा था, और उसकी नज़रें भी दिल्ली के सिंहासन पर गड़ी हुई थी। वह दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहा था। छात्रों, 8वीं समस्या अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष जो थी वह थी बलबन के वंशज। बंगाल में बलबन के वंशज अभी भी स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहे थे और वे भी दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार मानते थे, इसलिए उनसे निपटना भी बहुत आवश्यक था। नवा देवगिरी के शासक। छात्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला करके वहाँ के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया था और एलिचपुर का प्रांत उससे छीन लिया था, और युद्ध के हार जाने के रूप में उसने वहाँ से बहुत बड़ी धन संपदा एकत्रित की थी। तो अभी जो परिस्थितियाँ चल रही थी उसके अनुसार देवगिरी का यादव नरेश रामचंद्र देव पुनः स्वतंत्र हो गया था। 10वीं समस्या अलाउद्दीन के खिलजी के समक्ष थी प्रशासन में शिथिलता। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात प्रशासन शिथिल हो चुका था। सल्तनत में अव्यवस्था फैल चुकी थी। जनता व अमीर वर्ग से सम्मान हासिल करने के लिए प्रशासन को दुरुस्त करना आवश्यक था। इन कठिनाइयों के निवारण के लिए दिल्ली पर अधिकार जरूरी था और उसने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। छात्रों, उसने दिल्ली पर 1296 में अधिकार कर लिया। 3 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन का नियमानुसार राज्याभिषेक हुआ। राजगद्दी पर बैठते ही उसने 3 कार्य किए। सर्वप्रथम उसने दिल्ली को जनता को खुश किया। दूसरा, जलालुद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों का दमन किया। तीसरा, उन अमीरों को दंडित किया जिन्होंने इब्राहिम से दगा किया था और अलाउद्दीन से मिल गए थे। इसलिए उसने उन धोखेबाज अमीरों को दंडित किया। तो छात्रों, 1296 में जब वह कड़ा मानिकपुर का शासक था, वहाँ गद्दी पर बैठा, तो अलाउद्दीन ने शक्ति अथवा दृढ़ संकल्प के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जैसा कि इल्तुतमिश ने अपने शासन के प्रारंभ में किया था। उसने अपनी प्रारंभिक हिचकिचाहट तथा भागकर बंगाल में शरण लेने की इच्छा को त्याग कर अविलंब दिल्ली पर प्रहार करने की नीति को अपनाया। जब उसे यह शुभ समाचार मिला कि जलालुद्दीन के वंशजों के समर्थकों में फूट पड़ गई है, तो उसका संकल्प और भी अधिक मजबूत हो गया। जलालुद्दीन के ज्येष्ठतम जीवित पुत्र अरकली खान ने अपने अनुज के सिंहासन रोहण का विरोध किया और उसे सुल्तान स्वीकार नहीं किया तथा मुल्तान और सिंध में उदासीन पड़ा रहा। जलाली पक्ष के अनेक लोग वहां जाकर उससे मिल गए। इस फूट से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन दिल्ली की ओर बढ़ा और मार्ग में उसने दक्कन का धन जनता में बांटकर उसे प्रसन्न किया। उसकी सेना की संख्या बढ़कर विशाल हो गई। उसके आगमन का समाचार सुनकर रुकनुद्दीन इब्राहिम दिल्ली से निकला और बदायूं के निकट दोनों प्रतिद्वंदियों में मुठभेड़ हो गई। अलाउद्दीन ने बिना युद्ध के ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की, क्योंकि इब्राहिम के अधिकतर सैनिक तथा अनुयायी उसे छोड़कर अलाउद्दीन से जा मिले थे। इस प्रकार 60,000 अश्वारोही और 60,000 पैदल सेना लेकर अलाउद्दीन दिल्ली की ओर बढ़ा। इब्राहिम अपनी माता तथा अनुयायियों के साथ मुल्तान की ओर भाग गया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया और 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में उसका नियमानुसार राज्याभिषेक हुआ। नए सुल्तान ने सर्वप्रथम जनता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, जिससे वह उसके घृणित अपराध को भूल जाए।
देवगिरी से प्राप्त नकद धन को उसने पानी की भांति बहाया। कहा जाता है कि कड़ा मानिकपुर से दिल्ली तक के मार्ग में प्रत्येक मंजिल पर वह अपने खेमे के सामने एक बलिष्ठा रखवा कर उसके द्वारा छोटे छोटे सोने तथा चांदी के सिक्के लोगों में बिखेरा करता था। दिल्ली में भी कुछ दिनों तक उसने यही नियम जारी रखा। जनता की स्मरण शक्ति दुर्बल होती है, वह एक लोक प्रसिद्ध बात है। वह अलाउद्दीन के विश्वासघात तथा कृतधनता को भूल गई और बहुत से लोग उसकी अपव्ययतापूर्ण उदारता की प्रशंसा करने लगे। लगभग सभी महत्वपूर्ण अमीर और पदाधिकारी विगत को भूलकर उसके पक्ष में हो गए। सोने के लोभ से आकृष्ट हुए इन साहसिकों की सहायता से इब्राहिम तथा उनके समर्थकों का दमन करना अलाउद्दीन का दूसरा कार्य था। उलुग खां तथा हिजाबुद्दीन की अधीनता में 40,000 की सेना अरकली खां, इब्राहिम तथा उसकी माता का दमन करने के लिए मुल्तान भेजी गई। उसने निर्विरोध नगर पर अधिकार करके राजकुमारों को बंदी बना लिया। अरकली खां, इब्राहिम, अहमद चप तथा जलालुद्दीन के दामाद उलुग खां मंगोल को अंधा कर दिया गया और विधवा रानी मलिक जहां को कारागार में डाल दिया गया। इस प्रकार चतुर कूटनीति द्वारा उसने अपने प्रतिद्वंदियों तथा उनके समर्थकों को अपने मार्ग से हटाकर सुल्तान अलाउद्दीन सिंहासन पर बैठा। अपनी इस सफलता के कारण सुल्तान के लिए उन अमीरों तथा पदाधिकारियों को दंड देना संभव हो सका जो सोने के लोभ से रुकनुद्दीन इब्राहिम को छोड़कर उससे आ मिले थे। अलाउद्दीन का विश्वास था कि ऐसे लोग जो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे से मिल सकते हैं विश्वसनीय नहीं हो सकते, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए। इसी नीति के अनुसार उसने कुछ को मृत्युदंड दिया, कुछ को अंधा करवा दिया और शेष को कारागार में डाल दिया। उनके पुत्रों तथा स्त्रियों की संपत्ति का अपहरण करके उन्हें भिखारी बना दिया गया। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें दंडित करना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। तो छात्रों, ये थी अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उनका निवारण। उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।